हेलो एंड वेलकम टू एडुफिट। तो अब तक हमने देख लिया था कि किस तरीके से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, किस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैथोड रेज जो है उनके बारे में पता चला था। तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास किस तरीके से पता लगाया गया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो डिटर्मिनेशन ऑफ charge and mass of electron. Determination of charge and mass of electron. तो इस पार्ट के अंदर, ये टोटल पार्ट जो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे E/m का रेशियो निकालने के लिए। E/m यानी कि चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो इक्वल्स E/m, जहाँ पर जो E है, E जो है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E/m का रेशियो जो है वो पहले निकाला गया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट भी थॉमसन ने कंडक्ट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट को पहले हम देख लेते हैं कि वो कैसा था। तो उसके लिए पहले एक डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो इस डायग्राम में वही सेम चीज़ें थी। एक डिस्चार्ज ट्यूब था जिसमें एक कैथोड और एनोड था। तो यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब था जिसमें एक शुरू में एक कैथोड था, आगे एक एनोड था। यानी कि आप एक तरीके से एज्यूम कर सकते हैं इसको कि जो एनोड है या फिर कैथोड है, इसको भी मैं एक डिस्क, सर्कुलर डिस्क की तरह ही बना देता हूँ। ये एक कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। तो यहाँ पर कैथोड है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये आगे जो है पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। इसके बाद ये कैथोड है, ये एनोड है। अब क्या हुआ कि जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो इस केस में भी ये जो लाइन है, इसको हम मान लेते हैं कि ये कैथोड रेज ही हैं। अलग से मैं बताने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारा एनोड है यहाँ पे, वो उसके अंदर एक होल था जो कि उन कैथोड रेज को एक सिंगल बीम में कन्वर्ट कर रहा था, एक सिंगल लाइन बीम में जो है वो कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पर सेंटर में एनोड पे एक होल था। तो जो कैथोड रेज जो यहाँ से आ रहे थे, जितने भी थे, वो एक सिंगल बीम में आगे की तरफ कन्वर्ट होके जा रहे थे। अब क्या किया गया कि इस बीम को, जो ये कैथोड रे का जो बीम है या फिर इलेक्ट्रॉन बीम है, इसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखा गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इन्फ्लुएंस पड़ रहा है उसके ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड का भी इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रखे गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो बिल्कुल पैरेलल थी, परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। तो क्या किया गया कि ऊपर एक प्लेट लगा दिया गया, नीचे भी एक प्लेट लगा दिया गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। ऊपर मान लीजिए हमने नेगेटिव प्लेट लगा दिया, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और नीचे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हमने लगा दिया। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये जो बीम है, ये मैं एरो यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये जो बीम है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। और साथ ही साथ इसी के परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, ये नॉर्थ हो गया आपका और ये साउथ हो गया। तो ये कुछ 3D स्ट्रक्चर है। नॉर्थ जो है वो बीम के इस तरफ है, फ्रंट की तरफ है, और साउथ जो है वो उस तरफ है। तो ये कुछ परपेंडिकुलर है बीम के एक तरीके से। और अगर हम प्लेन में बात करें तो जो मैग्नेट है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ऊपर आपका एक इलेक्ट्रिकल प्लेट है और नीचे दूसरा एक प्लेट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दे रहा है। तो एक तरीके से एक परपेंडिकुलर सिस्टम बन गया आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और इसके बाद यहाँ पर आगे एक स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, परफोरेटेड स्क्रीन आप कह सकते हैं। थोड़ा सा इसको ठीक ढंग से बना लेते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन थी, परफोरेटेड
फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी यहाँ पे जिंक सल्फाइड की, ZnS। तो जिंक सल्फाइड की एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। तो अब होता क्या है इसके अंदर कि यहाँ से जो कैथोड रे की जो बीम है जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड वो ट्रैवल कर रही है। और एनोड भी हमने ऐसा बना दिया है जिसके अंदर वो एक सेंटर में एक छोटा सा होल है, ताकि जो बीम है उसको जितने भी यहाँ से कैथोड रेस आ रहे हैं उसको एक डायरेक्शन में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया जा सके और आगे वो एक सिंगल बीम में ट्रैवल कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक तरीके से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया सिंगल बीम में ट्रैवल करने के लिए। तो अब जो बीम यहाँ पर जा रही है वो बीम जो है वो दो फील्ड्स के इन्फ्लुएंस में है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है और इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो दो फील्ड्स के यहाँ पर इन्फ्लुएंस में है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई चार्ज बीम है तो वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। उनका जो डिफ्लेक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और हमने पढ़ा था नेचर में कि कैथोड रेस के जो नेचर है वो हमने उसमें देखा था कि वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके डिफ्लेक्शंस शो करती हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। तो यहाँ पे भी जो डिफ्लेक्शंस मिलेंगे वो डिफ्लेक्शंस तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक पहला जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट वन इज चार्ज। सेकंड जो है वो मास पे डिपेंड करेगा, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ्स पे डिपेंड करेगा। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, चार्ज और मास। चार्ज और मास किसका? कैथोड रेज का, या फिर कैथोड रे जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसके चार्ज और मास पे डिपेंड करेगा। तीसरा जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। मास के केस में हम कह सकते हैं कि जितना कम मास उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। वो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर कोई आपकी तरफ पत्थर फेंकता है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, और अगर आपकी तरफ कोई उसी साइज़ का एक प्लास्टिक का बॉल अगर फेंक देगा तो आप थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगा देंगे तो आसानी से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कम मास जो है ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक का जो फील्ड स्ट्रेंथ है जो कि हमने यहाँ पर सेटअप किया है दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी डिफ्लेक्शन जो है जो कैथोड रेस की जो डिफ्लेक्शन है वो कितनी हो पा रही है यहाँ पे। तो क्या देखा गया पहले कि शुरू में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई नहीं किया गया शुरू में। इसको मैं एक मिनट के लिए रब कर देता हूँ और आपको फिर थोड़ा सा समझाता हूँ। हाँ, तो शुरू में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया गया, और हमने देखा कि ये जो कैथोड रे जो है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ जो है वो फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर आके पॉइंट कह लेते हैं एक्स, पॉइंट एक्स पे वो जाके मीट कर रहा है। कैथोड फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन है वहाँ पर पॉइंट एक्स पे जाके वो स्ट्राइक कर रहा है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाइड नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया। तो उस केस में देखा गया कि ये जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके कुछ पॉइंट वाई पे जाकर स्ट्राइक कर रहा था फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। और तीसरे केस में क्या देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो चालू कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो जाके करीब पॉइंट जेड पे जो है वो स्ट्राइक कर रहे थे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। तो ये तीन चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की गई। तो थॉमसन ने क्या किया कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया कि वो फिर से दोबारा से वही सेम ओरिजिनल पाथ को फॉलो करे। यानी कि देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो वो पॉइंट वाई पे मीट हो रहा था जाके, और अगर जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो वो पॉइंट जेड पे जाके मीट हो रहा था। लेकिन थॉमसन ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों को कुछ इस तरीके से सेट किया कि वो दोबारा से जाके कहाँ पर पॉइंट एक्स पर जाके वो स्ट्राइक करने लगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। तो जब ये ऑब्जर्व किया गया कि वो सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, और इसके बाद जो कैलकुलेशंस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड्स को लेके और एक्सेलरेशन को लेके इन सब की कैलकुलेशंस की गई, तो वहाँ से E/m का जो रेशियो आया वो आया E/m इज इक्वल्स टू 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये E/m का रेशियो आया आफ्टर
कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट और डूइंग कैलकुलेशंस, जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म किए गए थे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आया वहाँ पर E/m का जो रेशियो था वो था 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो E/m का रेशियो जो है यहाँ से हमें मिल गया। तो हमें E/m का जो रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो, वो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से मिल गया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का पता लगाया गया, यानी कि E की जो वैल्यू है उसका जो पता लगाया गया। और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था मिलिकन ने, इसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए मिलिकन ने क्या किया कि एक कंटेनर ले लिया जिसका कि जो अपर पार्ट था वहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दिया और जो लोअर पार्ट था उस पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो गया। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया, बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया रैंडमली, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। साइड में एक टेलीस्कोप उन्होंने एक फिट किया ताकि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सके, उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर सके। तो यहाँ पर एक टेलीस्कोप उन्होंने फिट कर दिया था। इसके बाद जो इसके अंदर कंटेनर में उन्होंने फॉल करवाया एक्सरेज को कंटेनर के अंदर डाला। तो कंटेनर के अंदर दो चीज़ें हैं एक्चुअली, एक ऑयल ड्रॉपलेट्स जो उन्होंने स्प्रे किया था, सेकंड एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं उसके अंदर। तो जैसे एक्सरेज जो है वो फॉल करवाया उन्होंने, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो गए। एयर मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर दिया। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑयल ड्रॉपलेट्स ने कैप्चर कर लिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको ऑयल ड्रॉपलेट्स अगर कैप्चर कर लेते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो अगर ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो किस तरफ वो लोग मूव करेंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, इन सबको मैं हटा देता हूँ और सिर्फ एक पे हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉपलेट है हमारे पास और ये जो है वो इसने कैप्चर कर लिया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल और ये जो है मूव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है ये मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मिलिकन ने क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से सेट किया कि देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर एक तरीके से बंद कर देते हैं कि हमारे पास अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस एक पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है नीचे की तरफ। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि एक और अपोजिट फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करेगा। तो दो फोर्स हमारा यहाँ पर आ गया जो कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। तो क्या किया मिलिकन ने कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से ही लग रहा था और इलेक्ट्रिकल फोर्स के वजह से वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो मिलिकन ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कुछ इस तरीके से सेट किया कि वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे और जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो एक तरफ एक ही पोजीशन पे, यानी कि एक ही जगह पे आके वो स्टेबल हो गया, ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से दो चीज़ें उनको पता लगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो उन्होंने अप्लाई की थी वहाँ से उनको चार्ज का पता लगा कि इस ऑयल ड्रॉपलेट को बैलेंस करने के लिए इतने चार्ज की मुझे ज़रूरत है, और उस चार्ज की जो वैल्यू आई थी वो थी E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज जो था वो आगे फर्दर कैलकुलेशन से पता लगा मिलिकन को कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई इसको 1.6022 भी लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 1.6 भी लिख सकते हैं यार, 6.022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी लिख सकते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ से हमें पता लग गई थी, एक थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता लगा कि E/m का रेशियो एक हमारा 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आ गया, और ये चार्ज की वैल्यू भी हमें यहाँ से पता लग गई। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें हमें पता लगे तो यहाँ से हम मास की जो वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक मास जो है उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मास के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। यहाँ पर है E/m = 1.758 इंटू 10⁻11
कूलम पर केजी। और यहीं पे जो E की वैल्यू है वो भी हमें पता लग गई थी, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर मास है, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो कूलम और कूलम कैंसिल, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे 1.6022 और 1.7588 को अगर हम डिवाइड करेंगे आपस में, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी 9.11। ऑब्वियसली मैंने ये मुझे ये वैल्यू याद है, कैलकुलेट तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये वैल्यू मेरे को एक्चुअली याद है, इंटू 10 पावर, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे टोटली, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -31 kg। तो मास की जो इलेक्ट्रॉनिक मास है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, उसका वैल्यू आ गया 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो आपको 2-3 चीज़ें जो है वो याद रखनी है यहाँ पर। एक्चुअली 2 चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर, जो कि आगे भी बहुत काम आता है। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन का मास M। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, फर्दर न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आने वाले हैं, और फिज़िक्स में भी ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब तक हमने देख लिया था, और E/m का रेशियो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी हमने पता कर लिया था। अब प्रोटॉन पे आते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो E. गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये सोचा कि अगर कैथोड रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, और एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो एक जो पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सेम चीज़ उन्होंने भी एक कैथोड रे ट्यूब ले लिया, CRT ले लिया, और उसके अंदर उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो उसी को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ से अगेन वैक्यूम जो है वो पंप कनेक्टेड है, आगे वैक्यूम पंप, ये सिलेंडर पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। और जो कैथोड, इस बार जो कैथोड लिया था वो परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड का मतलब कि एक ऐसा सरफेस या फिर एक ऐसा सब्सटेंस जो कि उसके अंदर हल्के हल्के पोर्स हों, होल्स हों, ताकि जो बीम आगे से आ रहा है वो उसको पार करके निकल जाए। तो एक परफोरेटेड सा कैथोड यहाँ पर ले लिया था, कुछ हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एनोड था। और ये सेटअप था पूरा CRT का। यहाँ से जो कनेक्शन था वो हम बोल सकते हैं कि हाई वोल्टेज सप्लाई, और ये कनेक्टेड था यहाँ पर एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये हमारा सेटअप था। और सेम सेटअप हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी के टाइम पे भी हमने देखा था कि जब कैसे वहाँ पर सेटअप किया गया था, और कैसे कैथोड रेस जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। कैथोड टू एनोड वो मूव कर रहे थे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो गोल्डस्टाइन ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर उन्होंने एक सेम एक स्क्रीन सा कुछ लगा दिया, और वहाँ पर भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी जो है वो ट्रैवल कर रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। जो कैथोड रेज जो फ्रॉम कैथोड टू एनोड ट्रैवल कर रहे थे, वैसा ही कुछ रेज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहे थे, जो फ्रॉम, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि वो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट था कैथोड रेज के। तो इन रेज को नाम दिया गया एनोड रेज, या फिर इन्हीं को हम कैनाल रेज भी कहते हैं, कैनाल रेज। तो इन रेज को नाम दिया गया कैनाल रेज। अब इन जो कैनाल रेज की डिस्कवरी यहाँ पर हुई थी, या एनोड रेज की डिस्कवरी यहाँ पर हुई थी, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सारे ही मैच करते थे, कैथोड रेज के साथ। जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे, अगर बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका शैडो बन जाता था स्क्रीन पे। सेकंड, अगर हमने कुछ रोटेटिंग मैकेनिज़्म उनके पाथ में रख दिया बीच में, तो वो रोटेटिंग मैकेनिज़्म को वो रोटेट करते थे, जैसे कि विंडमिल को का एग्जांपल हमने लिया था।
या टरबाइन का एग्जांपल लिया था, वैसे ही सेम चीज़ अगर यहाँ पर मैंने एक रोटेटिंग मैकेनिज्म रख दिया तो ये जो रेस हैं वो रेस इसको रोटेट करते थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर भी डिफ्लेक्शन ये रेस जो है वो शो करते थे, एनोड रेस। तो जो एनोड रेस पर एक इसमें भी एक कैच है कि एनोड रेस जो है वो कैथोड रेस की तरह डिफ्लेक्शन शो करते थे, पर अपोजिट डायरेक्शन में शो करते थे। जैसे कि जो कैथोड रेस थे वो नेगेटिवली चार्ज थे और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहूँ यहाँ पर, अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट है और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट है, तो अगर एनोड रेस इस तरफ से आ रहे हैं फ्रॉम एनोड, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये तो स्ट्रेट निकल जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो अपोजिट डायरेक्शन में वो बिहेव करते थे। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट एनोड रेस भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कैथोड रेस प्रोड्यूस करते थे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कैथोड रेज और एनोड रेज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, वो ये कि कैथोड रेज में हमने देखा था कि E/M का रेशियो जो है वो इंडिपेंडेंट था इलेक्ट्रोड्स पे और नेचर ऑफ गैस पे। यानी कि कोई भी आप गैस अंदर यूज़ कर लो ट्यूब के अंदर, E/M का रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। लेकिन एनोड रेज के केस में ये बिल्कुल डिफरेंट था। E/M का रेशियो जो है वो इलेक्ट्रोड्स पे तो डिपेंड नहीं करता था, पर जो गैस है अंदर उसकी नेचर पे डिपेंड करता था। जो गैस हमने कैथोड रे ट्यूब के अंदर, CRT के अंदर जो गैस हमने फिल किया है, उसके नेचर पे एनोड रेस का जो E/M का रेशियो था, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो था, वो इस गैस के नेचर पे डिपेंड करता था। तो देख लेते हैं हम कि ये E/M का रेशियो जो है वो किस तरीके से निकाला गया था। तो पहले ज़रा मैं स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। तो E/M का जो रेशियो है, एक तो हम सबसे पहले एक अज्यूम कर लेते हैं कि जो गैस है, क्योंकि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड रे ट्यूब के अंदर फिल किया गया था। तो हाइड्रोजन गैस फिल किया गया था, हाइड्रोजन गैस फिल कर लिया हमने कैथोड रे ट्यूब के अंदर। तो जैसे कि हमें पता है कि E/M रेशियो जो है कैथोड रेस के लिए वो सेम था, यहाँ पर जो है गैस पे डिपेंड हो रहा है। पर साथ में ये भी हमें पता है कि अगर कैथोड रेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो करीब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के आसपास उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के आसपास जो है, मतलब इतना वैल्यू आ रहा है, किसका? E का वैल्यू आ रहा है। E की वैल्यू जो है इतनी आ रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी आ रही है और इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर से निकल रहा है, तो उसकी भी वैल्यू जो है, उसकी भी चार्ज की वैल्यू इतनी होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी ऑब्वियसली। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वो नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। सेम चीज़ अगर हम इसके लिए लें, एनोड रेस के लिए लें, तो इसके लिए भी E की वैल्यू जो है वो अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होगी, सॉरी अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, पर डायरेक्शन अपोजिट होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए विथ हाइड्रोजन गैस, तो E/M की जो वैल्यू थी वो आई अराउंड 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg। और माइंड दिस कि हाइड्रोजन के लिए E/M का जो रेशियो था वो सबसे ज़्यादा था, दूसरे गैसेस के मुकाबले हाइड्रोजन के लिए E/M का रेशियो सबसे ज़्यादा था। और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव में है, और जो हमने एनोड के लिए वही देखा, एनोड रेस के लिए वो पॉजिटिव में है। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर जब ओरिजिन की बात करते हैं तो ऐसा था कि अगर कैथोड से अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और बीच में गैसेस फिल्ड हैं, यहाँ पर आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ये हमारा एक ट्यूब है, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो अगर कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और बीच में जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं,
तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया कि इस जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट कर दिया, स्ट्राइक कर दिया कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी इन इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर निकाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं कहाँ पर, एनोड की तरफ। पर अगर इनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो ये कैसे हो गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो यही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको, एनोड रेस को। इन्हीं को हम एनोड रेस कहते हैं। तो अलग अलग गैस होंगे जो भी हम लेंगे तो उनके लिए एनोड रेस का जो E/m का वैल्यू है वो डिफरेंट आएगा। यहीं से ये जो अगर ओरिजिन की हम बात करें तो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं एनोड रेस। ये जो है फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ने जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाला तो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ से कम हुआ, यानी कि ये जो है यहाँ से कम हुआ, तो उसी प्रपोर्शन में एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो वहाँ से बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो E की वैल्यू है वो हम दोनों के लिए ही सेम लेते हैं। बचा मास। तो अब E/m की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा है 9.58 × 10⁻7 कूलम पर केजी। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कैलकुलेशंस के थ्रू निकाला गया 9.58 × 10⁻7 कूलम पर केजी। तो अगर सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन गैस के लिए उसकी वैल्यू आ रही है और E की वैल्यू एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि मास जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। और जितना ज़्यादा ये वैल्यू होगा उतना ही कम मास होगा। E/m की वैल्यू है ना, ये E/m हाइड्रोजन के लिए आ रहा है। तो जितना ज़्यादा ये वैल्यू उतना कम मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए यहाँ से क्या पता लगा कि मतलब ऑब्वियस हो गया कि हाइड्रोजन का जो मास है वो बहुत कम होता है। तो अगर हम फिर से वही सेम चीज़ यहाँ पर करते हैं कि सेम चीज़ यहाँ पर हम फिर से करते हैं। E की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि वही 1.6 है इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय मास विच इज़ इक्वल्स टू 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये E/m का रेशियो आ गया इन केस ऑफ हाइड्रोजन, और ये होगा आपका हाइड्रोजन का जो मास, या फिर आप कह सकते हैं प्रोटॉन का मास। अब हाइड्रोजन के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो बचता है वो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन होते ही नहीं। हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, बस प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देंगे तो उसके अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। इसीलिए हम जब भी H पॉजिटिव को लिखते हैं तो H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन हम इसको कहते हैं वैसे, पर इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुका होता है, बचता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन। तो इसी तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया और m की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपके कुछ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू मैंने याद किया है। तो ये एक प्रोटॉन का जो है मास है, प्रोटॉन का मास है। और आप इसको, अगर आपने जो हमारा पहला जो चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट, उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो यही सेम चीज़ जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना कम है। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके बाद एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना ज़्यादा कम है कि एक प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन एटम का मास वो बिल्कुल एक तरीके से बराबर ही हो जाते हैं, क्योंकि इतना ही मास जो है वो एक हाइड्रोजन एटम का भी है, इंक्लूडिंग 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर होता है। तो कहने का मतलब है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा है अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से।